हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये इस लेसन का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द ओम्स रूल, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके सामने का पोर्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप लोग को शायद वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके कमेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो देखते हैं ओम्स रूल क्या है। 1827 में एक फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन। इन्होंने जो है एक रिलेशन स्टैब्लिश किया पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इसके लिए हम लोग जो नीचे एक्टिविटी दी हुई है उसको पढ़ के समझ सकते हैं। एक्टिविटी 2, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, फिगर 4 जो दिख रहा है वैसा ही। मतलब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके, तो 0.5 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर, जिसको कि एक्स वाई बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वायर यूज़ हुआ है एक्स वाई, इसी वायर की बात हो रही है। 0.5 मीटर का वो वायर है। नेक्स्ट एक एम मीटर चाहिए, यहाँ दिख रहा है आपको कनेक्ट किया है। एक वोल्ट मीटर चाहिए जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया है। एंड 4 इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए जो कि 1.5 वोल्ट के होंगे हर कोई, जो यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। अब क्या करना है, इन सबको मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर दो जैसा फिगर 4 में आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको कि एक ही सेल यूज़ करना है, ठीक है। एक सिंगल सेल यूज़ करेंगे और जो भी करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर लेंगे। मेजरमेंट के लिए यहाँ एमीटर तो है ही। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब दो बैटरीज लगाएंगे। फिर जो करंट फ्लो हुआ उसको नोट करेंगे। फिर 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे। 1 बाई 1 मतलब इंक्रीज़ करते जाना है। हर केस में जो भी रीडिंग आ रहा है ना उसको यहाँ पे टेबल में नोट करना है। अब वो जो रीडिंग आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ, इससे समझते हैं क्या हो रहा है। देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किस चीज़ को बता रहा है कि दोनों चीज़ें जो हम लोग जिसके भी अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किए हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ बढ़ रही हैं, कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रही है। जैसे क्या बोल रहे हैं, मान लो करंट जो है वो 1 यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, तब तो ये ग्राफ यहीं तक आया है। जब ये 2 इंक्रीज़ हुआ है तो ये भी 2 टाइम्स, तो फिर ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। ये 3 टाइम्स होगा तो ये भी 3 टाइम्स, तब ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। मतलब ग्राफ जो है वो लीनियर जा रहा है। लीनियर जा रहा है मतलब दोनों क्या हैं, एक कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहे हैं। यानी कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I के। यही जो है वो ओम्स रूल है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम लोग कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लेंगे ना, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके, कि जितना करंट जो है उस सर्किट में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। फॉर अ कंडक्टिंग वायर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। अब यहाँ पे आर जो है वो एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसको हटाना चाहें तो हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आर यूज़ करते हैं। तो वी हो जाएगा इक्वल टू आर आई। अब अगर हम लोग इसी इक्वेशन को आर के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी अपॉन आई, और अगर आई के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी अपॉन आर हो जाएगा। ये सारे ही इक्वेशंस हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और ये सारे ही जो है वो ओम्स रूल को डिफाइन करते हैं ना। आर जो है वो तो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसका मेजरिंग यूनिट जो होगा एसआई सिस्टम में वो ओम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट इसको ओम्स रूल को दे रहे थे उनका ही सरनेम था ओम, जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम। तो यहाँ पे इसलिए इसका यूनिट हो जाता है ओम। नाउ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस इन इट, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। यानी कि जो भी हम लोग वायर लिए हैं, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का है और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम आएगा। तो ये भी एक रिलेशन यहाँ से डिराइव हो जाता है। इस इक्वेशन 3 से, जो ऊपर ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है। जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, और जो अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो, समझे इस चीज़ को, क्या चीज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v को यहाँ पे आप कांस्टेंट रख दोगे। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगा। इस चीज़ को बोल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो हो रहा है वो हाफ हो गया है तो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। और अगर सिंपली उसको दूसरे वे में बोलो तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया है तो करंट हाफ हो जाएगा। किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नाउ प्रैक्टिकली इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू इंक्रीज और रिड्यूस the current in the circuit without changing source voltage, and this is done by using components called variable resistor, और इसी को ही रियोस्टेट भी बोलते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली क्या है ना कि किसी भी सर्किट में जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज़ किया जाता है जिसको कि रियोस्टेट भी बोलते हैं। अभी जब हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग वेरिएबल रजिस्टर का फिगर जो है वो देखे थे, आप रिकॉल कर सकते हैं, आपकी बुक में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। आप जो है वो ऑब्ज़र्व किए होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं आपके घरों में, उसमें जो वायर्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर की क्या है, कहीं पे उनका थिकनेस जो है वो कम होता है और कहीं पे उनका थिकनेस जो है वो ज़्यादा होता है। अगर ऑब्ज़र्व नहीं किए हो तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना उसमें वायर का थिकनेस जो है अलग अलग होता है। अब अगर आपको पता है कि जो भी अमाउंट ऑफ करंट जो है उसमें से फ्लो हो रहा है उस वायर में से, वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। वो तो करंट फ्लो हो रहा है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी एक ऐसा सर्किट है ना जिसमें कि आप ये बोल लो कि जो वायर यूज़ किए हैं उसका जो थिकनेस है वो सेम है, इक्वल है अगर थिकनेस, तो रेजिस्टेंस हम लोग उसमें जो भी ऑफ़र कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा कि अगर लॉन्ग वायर है तो वहाँ पे वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, और अगर शॉर्ट वायर है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, क्या कि हम लोग थिकनेस को कांस्टेंट कर दिए हैं, तो वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। लॉन्ग वायर के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस है और शॉर्ट वायर के लिए कम रेजिस्टेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग वायर का लेंथ इक्वल कर दें और इस बार थिकनेस को अल्टर करें तो थिक वायर विल हैव लोअर रेजिस्टेंस दैन द थिनर वायर। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्या क्या चीज़ को, कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इक्वल है तब लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, थिकनेस कांस्टेंट किए हैं तो लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबा वायर है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, छोटा वायर है तो कम रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर वायर का लेंथ फिक्स किए तो अगर थिकनेस ज़्यादा है तो कम रेजिस्टेंस, थिकनेस कम है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई एक चीज़ को याद कर लो, मतलब किस केस में कम आ रहा है। ठीक है, कम आ रहा है शॉर्ट वायर के लिए और थिक वायर के लिए, शॉर्ट एंड थिक वायर, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। Therefore, current flow is easier in a circuit having thicker and shorter wire. जितना थिक वायर होगा और जितना शॉर्ट वायर होगा उतना ही ईजिली वहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है। और इसीलिए हमारे हाउस में ज़्यादातर की जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब में थिक वायर दिया होता है और उसका लेंथ जो है वो छोटा होता है। नाउ द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है कोई भी कंडक्टर का वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ाते जाओ तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, मतलब कंडक्टर इंसुलेटर के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो भी कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो अल्टर होते जाता है। अब क्या चीज़ कैसे चेंज होता है वो एक जनरल टर्म्स में तो देख लिए, लेकिन उसको लाइन बाय लाइन हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझ सकते हैं और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है इस एक्टिविटी का जहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको डिटेल में समझेंगे। तो आपको लेना है एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम का वायर। उसके जो दोनों एंड्स हैं उसको हम लोग को टाइटली बांध देना है, अच्छे से बांध देना है, और उसके बाद अटैच करेंगे दो सेल। 2 वोल्ट का होना चाहिए दोनों सेल, और एक वोल्ट मीटर और एक एम मीटर को सीरीज़ में, और जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ हम लोग फिगर से देख करके आप सर्किट आराम से ईजिली बना सकते हैं उसको। अब मेजर करना है करंट और वोल्टेज। करंट के लिए एम मीटर लगाए ही है, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगाए ही हैं, क्रॉस द निक्रोम वायर। और उसके बाद यूजिंग द माउंट चेंज द लेंथ ऑफ द वायर टू 80, 60, 40 एंड 20 सेंटीमीटर। यानी कि क्या करना है कि हम लोग जो निक्रोम वायर है उसको क्या किए थे, दोनों एंड्स को हम लोग माउंट कर दिए थे वायर टाइटली एकदम। तो क्या होगा कि अब आपको उस माउंट के हेल्प से उसका जो लेंथ है वो चेंज करते जाना है, 80, 60, 40 और 20, ये 4 डिफरेंट रेंजेस में हम लोग को उसको देखना है। और उसके बाद एक ग्राफ बनाना है बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ वायर, और जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ वायर को जैसे जैसे ऑल्टर कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है,
उसको मेजर करने के लिए। जैसे हम लोग लेंथ लिए थे 100 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे करंट यानी कि एमीटर का रीडिंग कितना है, वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है, और उसके बाद इन दोनों का जो हम लोग निकालेंगे वैल्यू, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V/I, तो V/I करके जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर वैसे ही 80 सेंटीमीटर के लिए तो फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसे कर करके क्या करना है आपको, इस पूरे टेबल को फिल करना है। उस टेबल को जब आप फिल करेंगे तो क्या नॉर्मल चीज़ निकल के आएगा यहाँ पे कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस, जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर हम लोग डिक्रीज़ करते गए यहाँ पे, ठीक है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी 3 का जो फर्स्ट सेक्शन था उससे समझ में आ गया। अब सेकेंड सेक्शन है जहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर, इसको देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो सेम वैसे ही फिर आपको 2 निक्रोम वायर्स लेने हैं। एक का लेंथ, दोनों का लेंथ जो है वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन थिकनेस अलग अलग रहेगा इस बार। तो उसको आपको फिर वैसे ही 1 बाई 1 टाइट करते जाना है। क्या करेंगे, माउंट कर देंगे सेम वैसे ही जैसे पहले वाले में किए थे। सेम वैसे ही आपको सर्किट बना देना है, फिर से एमीटर लगा देना है, वोल्टमीटर लगा देना है, बैटरी से उसको कनेक्ट कर देना है। फिर आप इस बार रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। फिर याद रखना कि जो थिकनेस है ना, वो मतलब वहाँ पे हम लोग को ऑल्टर करते जाना है, ठीक। तब उस केस में आप फिर आपको यहाँ पे रीडिंग लेना है। सेम यही वाले टेबल में ही आपको क्रॉस सेक्शन एरिया वाला जो सेक्शन दिया है, तो थिन वायर जो है उसके लिए यहाँ पे देंगे हम लोग, और जो थिक वायर है उसके लिए नीचे में दे रहे हैं। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो रीडिंग आएगा उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आपको क्या दिखेगा कि जैसे जैसे इसका जो थिकनेस है वो हम लोग इंक्रीज़ करते गए, वैसे वैसे जो इसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो ये चीज़ फिर यहाँ पे इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है पार्ट 3 इस एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पे अब चेक करेंगे हम लोग नेचर ऑफ द वायर, यानी कि जो वायर है उसका नेचर कैसा है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वायर्स लेंगे इस बार। जैसे एक बार निक्रोम तो दोनों बार ले चुके हैं हम लोग सामने के दोनों पार्ट्स में। अब निक्रोम के अलावा कॉपर के, स्टील के, सबके वायर ले सकते हैं। इस बार उसका लेंथ भी इक्वल होना चाहिए सबका, और थिकनेस भी इक्वल होना चाहिए सबका। फिर 1 बाई 1 हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वायर्स को यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे, एंड फिर देखेंगे कि क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे अब एक्टिविटी के जो भी 3 पार्ट्स हम लोग परफॉर्म किए उन सब के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों चीज़ों को जब आप रिलेट करोगे तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। अब इस रिलेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं रो। ये जो रो है इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्यों हो रहा है, तो क्योंकि जो लेंथ है उसको हम लोग लिए हैं अपॉन एरिया, तो यहाँ पे जो यूनिट आ रहा है वो है ओम मीटर। नेक्स्ट जो है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टिंग वायर की, वो जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होता है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। जनरली जो मेटल्स होते हैं और उसके जो एलॉयस होते हैं, उन सब में क्या देखेंगे कि मेटल्स एंड देयर एलॉयस हैव लो रेजिस्टिविटी which ranges between 10 to the power -8 ohm to 10 to the power -6 ohm। यानी कि जनरली जो मेटल्स या फिर उनके एलॉयस होते हैं उनका रेजिस्टिविटी कम होता है, एंड इसलिए वो सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स का रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ होते जाएगा। लेकिन हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सम स्पेशल मेटल एलॉयस लाइक निक्रोम, मैंगनीज एक्सेट्रा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल मेटल्स होते हैं या उनके एलॉयस होते हैं जैसे कि निक्रोम और मैंगनीज दिया है यहाँ पे, इन दोनों का जो हाई रेजिस्टिविटी है ना वो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाओ कम करो, उससे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और उसका इसी वजह से इन सारे मटेरियल्स को जो यूज़ किया जाता है बहुत सारे अप्लायंसेस में, जैसे कि जो हीटिंग डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स, टोस्टर्स, अवन्स, ये सारे, इसमें निक्रोम ज़्यादातर कि आप सुने होंगे यहीं पे यूज़ होता है। इसके अलावा टंगस्टन एक मेटल है, उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट्स बनाने में। कौन से मेटल का कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है उनका यूज़ होता है वायर्स बनाने में, केबल्स बनाने में। ज़्यादातर की जो भी वायर्स आप देखोगे घर में, उनको अगर कभी छील के देखना ऊपर का जो प्लास्टिक कवर होता है उसको, तो अंदर से आपको कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का वायर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नाउ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन its length and area of cross section but is solely dependent on the nature of the material। यानी कि भले ही वो उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है,
It does not depend on its length and area of cross section, but solely depends on the nature of the material. जैसे कि हम लोग एक वायर ले रहे हैं, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, तो रेजिस्टेंस जो है उसके लिए तो हम लोग ये वाला यहाँ पे रिलेशन देखा ही, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे एल भी 1 है और ए भी 1 है, क्योंकि यूनिट ले लिए हैं दोनों, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उस केस में आर किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर resistivity of a wire of unit length and unit area of cross section is equal to its resistance. Now, electrical resistivity of any material is inversely proportional to its conductivity. जो भी रेजिस्टिविटी है ना वो उसके कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और ये एक्चुअल में भी ऐसा नहीं कि इन्वर्स हैं, बस एक दूसरे का ऐसा बोल लो, जैसे हम लोग टेम्परेचर को कैसे हॉट या कोल्ड जो टेम्परेचर वाले लेसन में पढ़े थे कि रिलेटेबल टर्म्स है दोनों। एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर क्या है, रिलेशन देखते हैं हम लोग, कोई एक चीज़ को दूसरे से गर्म या ठंडा हम लोग बोल रहे हैं तो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, रिलेशन है। सेम वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो रिलेशन है, दो चीज़ों के बीच का, एक्चुअल में दोनों एक ही टर्म है। इसलिए कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो कि प्योरली कंडक्टर हो या फिर प्योरली नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर हो। जो भी मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी हाई या लो हो सकता है, जो कि हम लोग इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में आप आओगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों क्या है, रिलेटेबल टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे एक वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस 8 ओम है, उसको मेल्ट करके एक न्यू वायर बनाया गया है जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब जस्ट डबल हो गया, यानी कि वायर का लेंथ कम कर दिए, उसका एरिया बढ़ा दिए हैं। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, जो नया रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा? जो अभी तक आप टर्म्स यूज़ किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो क्या किए हम लोग, इसका लेंथ कम कर दिए हैं। तो लेंथ कम हो गया है मतलब रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। दूसरा चीज़, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाए हैं मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 8 ओम था तो अब जो भी वैल्यू आएगा वो इससे कम आएगा। लेकिन अब उसको क्योंकि आपको सॉल्व करके बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 8 ओम है, लिख दिए। यहाँ आप फिगर से समझ सकते हैं, पहले ये लेंथ था इस वायर का, एल लिखे हैं, और एरिया ए लिखे हैं। बाद में क्या किए, लेंथ कम कर दिए, हाफ कर दिए, और एरिया जस्ट डबल कर दिए। तो दोनों वायर का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। थिकनेस इज डबल्ड एंड वॉल्यूम ऑफ मेटल इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाई हाफ, डिक्रीज बाई हाफ। थिकनेस को डबल किए हैं और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, तो क्या होगा, लेंथ ऑब्वियसली उसका डिक्रीज हो जाएगा। नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। अब इस केस में अगर न्यू रेजिस्टेंस पढ़ना है तो वो क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी अब न्यू लेंथ यानी कि हाफ लेंथ, और न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि डबल क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये दोनों को यहाँ से आपको, इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये था रो एल अपॉन ए और ये है रो एल बाई 2 अपॉन 2a। अब ये दोनों चीज़ों को आर अपॉन न्यू आर या फिर न्यू आर अपॉन आर लिखेंगे। तो न्यू आर अपॉन आर अगर लिख रहे हो आप, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है आपको। जब दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पे सेम है, जैसे रो और रो सेम है, हट जाएगा। एल और एल में दिख रहा है आपको, यहाँ पे एल हाफ है, यहाँ एल है, 2a है, यहाँ पे a है। पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आ रहा है क्या चीज़, तो आर न्यू अपॉन आर उसका वैल्यू है। अब आपको क्या निकालना है, हम लोग को आर न्यू निकालना है यहाँ से, तो आर न्यू अपॉन आर का वैल्यू इतना है। आर न्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर न्यू हो गया आर अपॉन 4। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8, तो 8/4 यानी कि 2 ओम। और यही चीज़ तो अभी तक पढ़ रहे थे, क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो यहाँ आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिए, तो नया रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। अब ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you want to stay connected with us, then please join the Telegram link given in description.